Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to lecture number 4. Dear students, we are going to have options, futures and other derivatives as our content in our today's lecture. Previously we have been talking about the introduction and the different usage of derivative securities and in our last class I've been talking about the forward contract and future contract. थोड़ी सी मैंने आपको उनके comparisons भी बताए थे कि उन दोनों में difference क्या है and we also talked about the options. मैंने आपको ये भी बताया कि वो ट्रेड कहाँ कहाँ हो रहे हैं और आई आल्सो एक्सप्लेन्ड यू अबाउट दी OTC मार्केट दैट इज ओवर द काउंटर मार्केट एंड अबाउट द एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट्स और उसके बाद मैंने आपसे वो लिस्ट भी शेयर की एक्सचेंजेस की जहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सारी ऑप्शंस एंड फ्यूचर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ट्रेड हो रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास का पर्पस है सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज हमने करना क्या कुछ है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी दैट हाउ these future contracts, forward contracts and options are being used by different multinational corporations, multinational firms in order to safeguard them, in order to for hedging purpose and for speculation purpose. तो आज की क्लास का पर्पस ये है कि हम ये सब जितने भी हमने कॉन्ट्रैक्ट्स अभी तक पढ़े हैं बाय डेफिनेशन हाउ दे आर बीइंग यूज्ड एक्चुअली, किस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं. अब आप सोचेंगे कि आप उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं. मैंने आपको ब्रॉडली बताया कि वी हैव बीन यूजिंग इट एज अ रिस्क मिनिमाइजेशन स्ट्रेटेजी और रिस्क मिनिमाइजेशन स्ट्रेटेजी के लिए इसको यूज करना इट इज रियली रियली वेरी डिफिकल्ट. उसकी वजह यह है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है ना ये बहुत ही डेंजरस किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स हैं. आप कहेंगे कि तो डेंजरस किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो फिर हमें इसको यूज करने की क्या जरूरत है. डेंजरस प्लस बेनिफिशियल बोथ एट द सेम टाइम because they are highly risky instruments. Derivatives जो हैं बहुत ज़्यादा risky instruments हैं. तो जब आप इनको use करेंगे for your business, for investment strategy, for speculation, for hedging purpose, you need to be very careful. Got my point? तो students हम इसको use क्यों करते हैं? अगर आप कहेंगे कि danger का मतलब क्या है, बात आधी नहीं छोड़ूंगी, बात पूरी बताऊंगी आपको. Dangerous इस वजह से है क्योंकि अगर आप इसको instead of hedging, अगर आप इसको speculation के लिए use करें या instead of hedging आप इसको being for the arbitrageurs यूज करें तो they might be very risky. तो hedger जो है वो अगर speculator बनने की कोशिश करे या वो arbitrager बनने की कोशिश करे तो उसके लिए बहुत ज्यादा खतरा है या उसके लिए बहुत ज्यादा डेंजर हो सकता है. Why is it so? जैसे कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको डिफरेंसेस बताए थे between hedging, speculation and arbitrageurs और मैंने आपको बताया था कि hedging is basically to lock in yourself. आपने अपने आप को लॉक इन कर लिया फॉर अ स्पेसिफिक पोजीशन, आपने अपने आप को सेफ गार्ड कर लिया. जैसे कि हम कल बात कर रहे थे, कल और आज में देखें कितना डिफरेंस आ गया कि डॉलर जो है वो एकदम से 110 रुपए पे चला गया. लाइक $1 इज इक्वल टू 110 रुपी. अब देखें इस तरह की सूरत हाल में जहाँ पे हमारे मुल्क में एवरीडे जो हमारा करेंसी है वो डिप्रिशिएट होती जा रही है विद डॉलर, तो हम लोग कितने एट रिस्क हैं और हमें कितनी ज्यादा जरूरत है कि हम अपने आप को सेफ गार्ड करें विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज रिस्क मिनिमाइजेशन स्ट्रेटजीज फॉर आवर बिजनेस, ताकि हम अपने जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको सफर ना होने दें फ्रॉम द एक्सचेंज रेट लॉस. तो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर यू आर गेटिंग माई पॉइंट. व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? क्यों? क्योंकि अगर स्पेक्यूलेटर, अगर हेजर जो है वो स्पेक्यूलेशन की तरफ जाएगा तो इट मे बिकम लॉस. जैसे कि मैंने आपसे कल भी जिक्र किया अबाउट दी बेरिंग्स बैंक की मैं आपको एक शॉर्ट सी स्टोरी ये भी सुनाती हूँ. डेरिवेटिव्स आर वेरी वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट्स. वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब है कि ये बहुत ही हर तरह की जगह पे फिट हो जाने वाली चीज है या एक ऐसा टूल है या ऐसा इंस्ट्रूमेंट है दैट कैन बी वाइडली यूज्ड for the purpose of risk minimization. They can be used for hedging, speculation and arbitrage. बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि how the derivatives are being used. They are being used largely for hedging purpose, for speculation and for arbitrage. One of the risks faced by the company that trade derivatives is that an employee who has a mandate to hedge or to look for the arbitrage opportunities may become a speculator.
तो एक जो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है कि अगर, जैसे कि मैं आपसे इससे पहले भी जिक्र कर रही थी कि जिसका मैंडेट हो, जिस एम्प्लॉय का मैंडेट ये हो कि उसने हेजिंग करनी है, अगर वो चला जाए फॉर आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज या अगर वो स्पेकुलेशंस करनी शुरू कर दे, तो अल्टीमेटली इट मे बिकम अ लॉस। आर्बिट्राजर और हेजिंग जो है वो सेफ पोजीशंस हैं, जबकि स्पेकुलेशंस इफ नॉट प्रॉपरली मैनेज्ड दैट मे बिकम वेरी वेरी रिस्की। So, Nicholson, an employee of Barings Bank in Singapore office in 1995, had a mandate to look for the arbitrage opportunities between the Nike 225 future prices on the Singapore exchange and those on the Osaka exchange. अच्छा, ओसाका और सिंगापुर एक्सचेंज के दरमियान में आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज के लिए निकलसन को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि जिस मार्केट में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स 225 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स थे उसके पास, उसको ये जिम्मेदारी दी गई थी जिस मार्केट में लेस एक्सपेंसिव हो वहां से उठा ले, और जिस मार्केट में ज्यादा एक्सपेंसिव, जहां पे उनकी प्राइस ज्यादा हो, वहां पे उसको सेल कर दे। Over time, Lesson moved from being an arbitrager to being a speculator without anyone in the Barings London head office fully understanding that he had changed the way he was using derivatives. तो अल्टीमेटली ये हुआ कि निकलसन ने बजाय इसके कि वो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज को अवेल करता बिटवीन सिंगापुर एंड ओसाका एक्सचेंजेस के दरमियान में, उसने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया टू दी स्पेक्यूलेटर। लाइक स्पेक्यूलेटर में यह कि जहां पे प्राइस के एडवांटेज के लिहाज से उसने पोजीशंस लेनी शुरू कर दी। He began to make losses which he was unable to hide. तो अल्टीमेटली हुआ यह कि he started making losses, और जिसको वो छुपा भी नहीं सकता था। Why? Because जाहिर है कि बिजनेस है और he was an employee, तो it was very difficult for him that he would have saved himself. He then began to take bigger speculative position in an attempt to recover the losses. अच्छा, बजाय इसके कि वो इसी मोमेंट पे स्टॉप कर जाता जहां पे उसको लॉसेस इनकर होने शुरू हुए, उसने उनको हाइड करने के लिए ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू कर दी, पोजीशंस लेनी शुरू कर दी इन ऑर्डर टू हाइड दैट लॉस। समझ में आ रहा है ना? ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे किसी को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा हो बिजनेस में और वो बैंक से और लोन लेके उसको और एक्सपेंड करने की कोशिश करे। इट इज जस्ट लाइक दैट। तो निकलसन ने भी यही किया कि बजाय इसके कि वो अपने प्रीवियस लॉस को कवर करने की कोशिश करता, उसने उस लॉस को कवर करने के लिए मजीद बड़ी स्पेकुलेटिव पोजीशंस लेनी शुरू कर दी। लाइक जहां पे वो 100 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रहा था, अब उसने वहां पे 200 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल करने शुरू कर दिए। अच्छा, बट ओनली सक्सीडेड इन मेकिंग दी लॉसेस वर्स। लेकिन हुआ ये कि वो सिर्फ इस बात में कामयाब हुआ कि ही वॉज एबल टू मेक दी वर्स्ट लॉसेस, लाइक लॉसेस उसके they began to increase tremendously because of the taking wrong positions as a speculator. By the time Lesson was found out, his total loss was close to $1 billion. जब तक उसने ये रियलाइज किया कि उसका ये सारा लॉस जो है बिकॉज ऑफ ऑल दोज स्पेकुलेटिव पोजीशंस है, तो ही वाज एबल टू मेक अ लॉस ऑफ इवन $1 बिलियन। $1 बिलियन का नुकसान कर चुका था। एज अ रिजल्ट, बेरिंग्स, a bank that had been in existing for 200 years, wiped away. तो क्या हुआ? जो एक बैंक जिसकी एग्जिस्टिंग 200 इयर्स पुरानी थी, वो उसके रॉन्ग डिसीजन से, वो अपने मैंडेट को चेंज करने से, लाइक पहले उसको चाहिए था कि वो एज अ हेजर काम करता, लेकिन उसने एज एन आर्बिट्राजर काम करता, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज को देखता, लेकिन उसने स्पेकुलेशन करनी शुरू कर दी एंड अल्टीमेटली he was able to wipe out the 200 years old Barings Bank from the floor. Like उसने इतना नुकसान किया कि पूरा बैंक जो है वो bankrupt हो गया। One of the lessons from Barings is that it is important to define unambiguous risk limits for traders and then monitor carefully what they do to make sure that these limits are adhered to. मतलब कितना रिस्क ले सकते हैं, उसकी लिमिट्स डिफाइन होनी चाहिए। दैट इज बेसिकली द लेसन। तो अगर रिस्क बहुत ज्यादा ले लिया जाए तो ये वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं दे आर वेरी डेंजरस। जैसे फॉर एग्जांपल, अ नाइफ कैन बी टेकन एन एग्जांपल। नाइफ कैन बी यूज्ड टू कट फ्रूट्स फॉर सम कंस्ट्रक्टिव पर्पस, बट अ नाइफ कैन बी यूज्ड इवन टू किल अ पर्सन। तो ये इसी तरह से डेरिवेटिव सिक्योरिटीज जो हैं दे कैन बी लार्जली यूज्ड इवन टू मेक गुड इन्वेस्टमेंट्स, द गुड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज to protect yourself, to hedge
and otherwise they might be very very dangerous. तो स्टूडेंट्स ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी. आज की जो हमारी क्लास का जो मैंडेट है हम उससे आगे पीछे नहीं जाएंगे, और वो ये है कि हाउ वी कैन यूज द डिफरेंट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, डिफरेंट ऑप्शंस एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द सेक ऑफ डूइंग द ट्रांजैक्शंस एंड फॉर कीपिंग आवरसेल्फ सेफ फ्रॉम द एडवर्स मूवमेंट्स. मेरा सारा फोकस जो है वो करेंसी डेरिवेटिव्स पे रहेगा. मैं अभी आपको बता रही हूँ उसकी रीजन ये है कि जैसे मैंने आपको इससे पहले बहुत दफा ब्रीफ कर चुकी हूँ कि डेरिवेटिव्स का जो होती हैं सिक्योरिटीज होती हैं, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनका एक अंडरलाइंग एसेट होता है, और अंडरलाइंग एसेट कुछ भी हो सकता है. आई हैव बीन रिपीटेडली टेलिंग यू बिकॉज आपको ये बात याद रखना चाहिए. उसका जो अंडरलाइंग एसेट है दैट कैन बी अ कमोडिटी, दैट कैन बी सम gold, metal, that can be oil prices, that can be even oil, that can be the stock indices, that can be currency. तो throughout this discussion जो specifically आज मैं आपके साथ करने जा रही हूँ उसका फोकस होगा on the currency derivatives, like ऐसे डेरिवेटिव सिक्योरिटीज या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिनका जो अंडरलाइंग एसेट है दैट इज बेसिकली दी करेंसी. कोई ना कोई करेंसी उनके अंडरलाइंग एसेट में होती है. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हाउ द फर्म्स दे कैन यूज करेंसी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इन ऑर्डर टू हेज देमसेल्फ. अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताती जाऊं कि जो मल्टीनेशनल बिजनेस होता है, जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस बिजनेस कर रही होती हैं, उसमें नॉर्मली दो तरह के ऑपरेशंस हैं. एक ये कि या तो आप कहीं से बाइंग कर रहे हैं या आप कहीं से पे सेलिंग कर रहे हैं. जहां से आप बाय कर रहे हैं दैट माइट बी योर सप्लायर, और सप्लायर को आपने पे करना है. सो पेबल्स आपकी लायबिलिटी हैं. सिमिलरली आइदर यू वुड बी सेलिंग इन दी ग्लोबल मार्केट. जब ग्लोबल मार्केट में सेल कर रहे हैं तो वहां पे आपके कस्टमर्स बैठे हुए हैं. कस्टमर्स कैन बी योर, कस्टमर कौन है? कस्टमर वो हैं जिन्होंने आपको अमाउंट्स पे करनी है, लाइक आपके रिसीवेबल्स. तो स्टूडेंट्स जो रिसीवेबल्स हैं और जो पेएबल्स हैं, बोथ ऑफ देम दे आर एट स्टेक, दे आर एट रिस्क. किस रिस्क पे? टू द एक्सचेंज रेट रिस्क. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से ना कोई 100 टी शर्ट्स प्योर कॉटन की बनी हुई पाकिस्तान से मैंने एक्सपोर्ट की हैं टू अमेरिका लेट्स से, और उन 100 टी शर्ट्स की कॉस्ट है लेट्स से 30,000 रुपीज. 30,000 रुपीज आज के दिन का मतलब यह है कि डॉलर से आप उसको 110 पे चला गया, उसको आप उससे मल्टीप्लाई करें एंड यू वुड सी के हाउ मच पेएबल्स आई हैव ड्यू फ्रॉम दी अमेरिकन फर्म. अमेरिका ने मुझे पेमेंट करनी है, लाइक पेबल्स आर ड्यू. लेकिन होता यह है कि डॉलर जो है वो स्ट्रेंथन होता जा रहा है अगेंस्ट रुपी. तो अगर तो वो रुपी में कन्वर्ट करते हैं तो अल्टीमेटली आई वुड एंड अप यूजिंग हैविंग मोर रुपी और हैविंग लेस डॉलर्स. अगर डॉलर की साइड पे देखें तो दे आर गोइंग टू हैव मोर डॉलर्स एज कम्पेयर टू रुपी. तो हमने इस चीज से बचने के लिए कि इंस्टेड ऑफ पेइंग मोर पेबल जब आपने करने हैं तो आपने ये देखना कि इंस्टेड ऑफ पेइंग मोर टू द सप्लायर, आप उसी पे जो आपने पहले से रेट सेट किया हुआ है आप उसी पे करना चाहते हैं. दैट इज व्हाट बीइंग हेज्ड इज, या दैट इज व्हाट कीपिंग योरसेल्फ अवे फ्रॉम द एडवर्स रिस्क, या अपने आप को बचाना है फ्रॉम द एडवर्स मूवमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट. बेसिकली पर्पस उसका ये होता है कि आप अपने आप को सेफ गार्ड करना चाहते हैं, आप अपने आप को महफूज रखना चाहते हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अगेंस्ट दी एनी नेगेटिव करेंसी फ्लक्चुएशंस. समझ आ रहा? सो हाउ फर्म्स यूज करेंसी फ्यूचर्स? They basically there are two motives. Number one is purchasing futures to hedge payables, and number two is selling futures to hedge receivables. I am going to tell you few examples about that, how it can be done. Purchasing futures to hedge payables. Number one, the purchase of future contracts locks in the price at which the firm can purchase a currency. जब भी आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट परचेज करने लगे हैं तो यू आर गोइंग टू लॉक इन द प्राइस एट विच द फर्म कैन परचेज अ करेंसी. फॉर एग्जांपल मैंने ये कह दिया कि Tatton company orders Canadian goods and upon delivery will need to send Canadian dollar 500,000 to the Canadian exporter. Thus, Tatton purchases Canadian dollar future contracts today, thereby locking in the price to be paid for the Canadian dollars at a future settlement date. तो ये जो $500 हैं जो पे करने हैं उस करेंसी को आपने आज के दिन पे लॉक कर लिया, लॉक इन कर लिया.
लॉकिंग इन द प्राइस टू बी पेड फॉर द कैनेडियन डॉलर्स एट अ फ्यूचर सेटलमेंट डेट। लेट्स से ये हमने 1 मंथ के बाद पे करना था, तो हमने लेट्स से हमने ये 1 मंथ के बाद पे करना था, तो हमने 1 मंथ के लिए 500 कैनेडियन डॉलर्स को अपने लिए सेट करा लिया। बाय होल्डिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, Tatton does not have to worry about changes in the spot rate of Canadian dollar over time. तो फिर इस तरह Tatton को जरूरत नहीं है to be worried about the what is going to happen in the spot rate of Canadian dollar. स्टूडेंट्स, आपको बात समझ आ रही है? बिल्कुल ऐसी जैसे अमेरिकन डॉलर की मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि अमेरिकन डॉलर में फ्लक्चुएशंस आ रही हैं हर रोज, और वो हमारी करेंसी उसके मुकाबले में डिप्रिशिएट होती जा रही है या वो स्ट्रेंथन होते जा रहा है। तो इस सूरत हाल में जब हमने पे करना है तो वी हैव टू पे मोर रूपी। ऐसी बात है ना, जैसे पहले अगर हम $1 के अगेंस्ट 108 रुपए देते थे, अब हम $1 के अगेंस्ट 110 रुपए देंगे, तो वी एंड अप पेइंग मोर रूपी। हमने तो इसी करेंसी में हमने देना ना, फिर हमने उसको कन्वर्ट करना, तो उसका मतलब है वी एंड अप पेइंग मोर मनी इफ द करेंसी फ्लक्चुएशन इज अगेंस्ट अस। अगर करेंसी फ्लक्चुएशन हमारे अगेंस्ट है, हमारे अगेंस्ट से मतलब यह कि डॉलर करेंसी अप्रिशिएट हो रही है और रूपी जो है वो डिप्रिशिएट हो रही है, तो वी विल एंड अप पेइंग मोर रूपी। ऐसी बात है ना, तो व्हेन वी एंड अप पेइंग मोर करेंसी, हम अपने आप को सेफ गार्ड कर लेंगे, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे, हम अपने आप को बचा लेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज हेजिंग टेक्निक्स। सो दिस इज द हाउ यू सेफ गार्ड योरसेल्फ बाय परचेजिंग फ्यूचर्स टू हेज पेबल्स। सो ये पहली, जिस तरह आपने पेबल्स को जिस तरह आपने फ्यूचर्स के जरिए पेबल्स को हेज किया, राइट। देन इज सेलिंग फ्यूचर्स टू हेज रिसीवेबल्स। सेलिंग फ्यूचर्स टू हेज रिसीवेबल्स, the sale of futures contract locks in the price at which a firm sells a currency. So the sale of futures contract locks in the price at which a firm can sell a currency. Carla company sells futures contract when it plans to receive a currency from exporting that it will not need. It accepts a foreign currency when importer prefers that type of payment. By selling a future contract, Carla company locks in the price at which it will be able to sell this currency as of the settlement date. Such an action can be appropriate if the Carla expects that foreign currency to depreciate against the Carla's home currency. इसी तरह अगर रिसीविंग में, अगर आप देखें, अब रिसीविंग एंड के ऊपर भी आप देखें कि हमें जितने रुपये मिलने चाहिए थे, अगर हमें उससे कम रुपये मिल रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो हम अपने आप को लॉक इन करा लेंगे फॉर हैविंग दिस सेलिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स टू हेज रिसीवेबल्स। तो ये रिवर्स है उस केस का जो हमने पेबल्स के लिए हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स परचेज कर लिए थे, जबकि रिसीवेबल्स के लिए हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को सेल आउट कर देंगे, सो दैट वी कैन सेफ गार्ड आवर सेल्फ फ्रॉम द एडवर्स मूवमेंट ऑफ प्राइस डिफरेंसेस। अच्छा जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको मैं एक और फिनोमेना बताती जाऊं कि करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को हम क्लोज कैसे कर सकते हैं। क्लोजिंग आउट अ फ्यूचर पोजीशन, लाइक अगर आपने कहीं पे फ्यूचर पोजीशन ली हुई है आइदर फॉर बाइंग और फॉर सेलिंग एंड यू वांट टू क्लोज इट, आप उसको खत्म करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो वो किस तरह होता है। यू कीप ऑन टेकिंग, यू आर गोइंग टू टेक द पोजीशंस, फ्यूचर पोजीशंस परचेजिंग वाली या आप सेलिंग वाली। इनको कहते हैं हम डेरिवेटिव सिक्योरिटीज की लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं टेकिंग अ पोजीशन। टेकिंग अ पोजीशन मतलब ये है कि आइदर यू आर गोइंग टू परचेज द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और यू आर गोइंग टू सेल द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, राइट। सो दिस इज कॉल्ड टेकिंग अ पोजीशन। जब आप इसको क्लोज आउट करना चाहते हैं, जब आप इसको बंद करना चाहते हैं या जब आप इसको खत्म करना चाहते हैं, तो क्या होता है। इफ अ फर्म होल्डिंग अ फ्यूचर currency future contract decides before the settlement date that it no longer wants to maintain its position, it can close out the position by selling an identical future contract. The gain or loss to the firm from its previous future position is dependent on the price of purchasing futures versus selling futures. अच्छा, जब आप डिसाइड करते हैं कि आप अपनी पोजीशन सेटलमेंट डेट से पहले खत्म करना चाहते हैं, सेटलमेंट डेट से मतलब क्या है कि लेट्स से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट था आपका 3 मंथ्स का और आप चाहते हैं कि तकरीबन 2.5 मंथ्स के बाद
यू वांट टू गेट इट सेटल, और आप इस सेटलमेंट डेट से पहले उसको क्लोज आउट करना चाहते हैं, तो ये अपनी पोजीशन को क्लोज आउट कर देगा बाय सेलिंग एन आइडेंटिकल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। उसी तरह का कोई आइडेंटिकल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आइदर बाइंग क्लोज करनी है या सेलिंग क्लोज करनी है, आपको उसका आइडेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट ढूंढना पड़ेगा जिसके साथ आपने सेटलमेंट करनी है। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू विश टू सेल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, देयर मस्ट बी समवन हु इज इंटरेस्टेड टू बाय दैट particular future contract, right? The gain or loss to the firm from its previous future position is dependent on the price of purchasing future versus selling futures. अब ये डिपेंड करता है कि उसकी करंट प्राइस क्या चल रही है, गेन और लॉस आपका उस पर डिपेंड करेगा। The price of a future contract changes over time in accordance with the movement in the spot rate and also with the changing expectations about the spot rate's value as of the settlement date. अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको ये बताती चलूँ, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की प्राइसेस हैं वो उसी तरह से आपकी चेंज होती हैं जैसे आपके स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर स्टॉक्स की प्राइसेस चेंज होती हैं। तो जिस तरह स्टॉक प्राइसेस के ऊपर आपकी स्टॉक इंडेक्स के ऊपर आपके स्टॉक्स की प्राइसेस डेली डिमांड एंड सप्लाई की मूवमेंट की वजह से सेटल होती हैं, उसी तरह फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइसेस भी डेली बेसिस पे स्पॉट रेट में क्या अप्स एंड डाउन्स हैं वो उसको फुली रिफ्लेक्ट करेगा आपके एक्सचेंज के ऊपर। So this is one thing which must be remembered, जिसको आपने याद रखना है। So I'm sure you get to know about how firms they may use currency future contracts. So currency future contracts, they can be largely used by the multinational corporation by either purchasing futures to hedge payables and either selling futures to hedge receivable. दोनों contracts में मैंने आपको बताया कि how would you keep yourself protected against the negative or the adverse movement of exchange rate which may go against you, जो आपके अगेंस्ट जा सकती हैं। आप उससे अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए you may enter into such kind of contracts, right? So this is about the future contracts। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको साथ ये भी बताया कि how would you क्लोज आउट अ पर्टिकुलर पोजीशन, आप अपनी पोजीशन को कैसे क्लोज आउट करेंगे इफ यू आर इंटरेस्टेड बिफोर द सेटलमेंट डेट। अगर सेटलमेंट डेट से पहले आप इंटरेस्टेड हैं तो हाउ वुड यू क्लोज आउट योर पोजीशन। सो दिस इज अबाउट हाउ फर्म्स यूज द करेंसी फ्यूचर्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, हाउ फर्म्स यूज करेंसी कॉल ऑप्शंस। हाउ फर्म्स यूज करेंसी कॉल ऑप्शंस। व्हाट इज अ कॉल ऑप्शन बाय द वे? कॉल मीन्स टू buy, put means to, call option का मतलब है So call option is the right to buy a specified amount of currency at a specified rate and date। स्टूडेंट, मैंने आपको बड़ी डिटेल से बताया था कि राइट का मतलब क्या है। राइट का मतलब यह है कि यू हैव एन ऑप्शन, यू हैव एन ऑल्टरनेटिव, यू हैव अ चॉइस दैट वेदर यू मे एंटर इनटू सच काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। अब ये जो कॉल ऑप्शंस हैं आपकी, ये बहुत फीजिबल हैं। The firms, they are using these call options, currency call options, in order to hedge payables and in order to hedge project bidding। project bidding के लिए भी यूज हो सकते हैं और पेबल्स को भी सिक्योर करने के लिए यूज हो सकते हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल पढ़ के सुनाऊंगी जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि हाउ दीज आर बीइंग यूज्ड। Corporations with open positions in foreign currencies can sometimes use currency call options to cover these positions। Using call options to hedge payables, कैसे यूज होते हैं? MNCs can purchase call options on a currency to hedge future payables। आप अपने फ्यूचर के जो पेबल्स हैं उनको hedge करने के लिए you might use call options to hedge certain payables। और पेबल्स में मैंने आपको बताया कि रिस्क क्या इन्वॉल्व है। पेबल में रिस्क ये इन्वॉल्व है कि you end up paying more करेंसी ऑफ योर होम कंट्री एज कम्पेयर टू व्हाट इट प्रीवियसली वाज। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कि जहां पे हमने 108 रुपए देने थे, अब हमें 110 रुपए देने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ द एडवर्स मूवमेंट ऑफ आवर करेंसी अगेंस्ट डॉलर। सिमिलरली अगर रिसीव करना है तो जहां पे हमें, अगर हमारी करेंसी के साथ जो दूसरी करेंसी है उसका नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो जहां पे हमें
लेट्स से 100 रुपीज रिसीव होने थे, अब हमें वहां पे 96 रुपीज रिसीव होंगे, तो दैट इज अ डेंजर। इसका मतलब यह है कि अगर हमारी करेंसी किसी कंट्री के अगेंस्ट स्ट्रेंथन होने जा रही है तो इसका मतलब है कि वी एंड अप रिसीविंग लेस करेंसी। अगर किसी और की जो है वो अगर हमारी स्ट्रेंथन हो रही है, लेकिन अगर हमारी वीक हो रही है तो वी एंड अप पेइंग मोर करेंसी टू दी अदर। अगर आप अमेरिका की डॉलर करेंसी के साथ रिलेशनशिप अपने ज़हन में रखें तो आपको ये बड़ी अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, करेंसी की जो फ्लक्चुएशंस होती हैं ये क्यों होती हैं और मोटिव्स क्या होते हैं, दे आर डिफरेंट स्टोरीज। लाइक अगर आप अभी न्यूज़ सुन रहे हैं तो आप ये सुनेंगे कि हमारे जो डिस्कशन ये हो रही है कि डॉलर के अगेंस्ट पाकिस्तानी रुपी क्यों इतना डिवैल्यू होता जा रहा है, एंड दैट इज एन अलार्मिंग सिचुएशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर्स एंड ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि दैट इज गोइंग टू बी स्टेबलाइज्ड ओवर अ टाइम पीरियड। तो थोड़ी देर के लिए जो अपनी करेंसी की डिवैल्यूएशन होती है या डिप्रिसिएशन होती है, दैट इज स्पेसिफिकली फॉर अ पर्पस, और वो पर्पस ये होता है कि जब भी हम करेंसी को डिवैल्यू करते हैं या डिप्रिशिएट करते हैं तो उससे हमारी एक्सपोर्ट्स एकदम से इनहेंस हो जाती हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स को इनहेंस करने के लिए आप अपनी करेंसी को डिवैल्यू करते हो। तो बेसिकली इट इज अ पॉलिसी, ये पॉलिसी होती है जिसकी वजह से आप अपनी करेंसी को डिवैल्यू करते हो, बट दो इट्स एन अलार्मिंग साइन। अच्छा जी, when Pike company of Seattle, मैं अभी आपको जो एग्जांपल पढ़ के सुना रही हूँ, दैट इज अबाउट द यूजिंग कॉल ऑप्शंस टू हेज पेबल्स। आप कॉल ऑप्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू हेज योर पेबल्स। When company of Seattle's orders Australian good, it makes a payment in Australian dollars to the Australian exporter upon delivery. अच्छा, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर में पेमेंट करती है ऑन डिलीवरी, एंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर कॉल ऑप्शन लॉक्स इन द मैक्सिमम रेट एट विच पाइक कैन एक्सचेंज डॉलर्स फॉर ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर कॉल ऑप्शन अगर आप ले लेते हैं, दैट इज टू बाय, तो बाय a particular currency at a specific price and at a specific rate and date। तो ये राइट आप कॉल ऑप्शन ले लें टू विच लॉक इन द मैक्सिमम रेट एट विच पाइक कैन एक्सचेंज डॉलर्स फॉर द ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो पाइक जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का जो दूसरे डॉलर में किस में मैक्सिमम कन्वर्ट हो सकता है, आप उस पर अपनी लॉक इन कर लें प्राइस। दिस एक्सचेंज ऑफ करेंसीज एट अ स्पेसिफाइड स्ट्राइक प्राइस ऑन द कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एग्जीक्यूटेड एट एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरेशन डेट। और इसको आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरेशन डेट से किसी भी वक्त पहले आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हो। लाइक अगर 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है तो आप उससे पहले किसी भी टाइम पे आप इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। इन एसेंस कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज द मैक्सिमम प्राइस द पाइक मस्ट पे टू ऑब्टेन दीज ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इफ द ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स वैल्यू रिमेन्स बिलो द स्ट्राइक प्राइस, पाइक कैन परचेज ऑस्ट्रेलियन डॉलर एट द प्रिवेलिंग स्पॉट रेट when it needs to pay off for its imports and simply let its call option expire। तो अगर स्पॉट रेट आपका फेवरेबल है, अगर आपका स्पॉट रेट बेहतर है ऑस्ट्रेलियन डॉलर का विद द अमेरिकन डॉलर, तो यू एक्सरसाइज ऑन दैट, और आप अपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बेशक एक्सपायर होने दें, आप उसके ऊपर कर लें, क्योंकि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट तो आपने सिर्फ सेफ्टी के लिए लिया था ना, कि जस्ट इन केस अगर ये हाईएस्ट पे जो हाईएस्ट रेट है आपने उसको लॉक इन कर लिया, सो यू हैव द राइट टू बाय। लेकिन जरूरी नहीं आप बाय करें, आप बाय ना करें, अपनी ऑप्शन को एक्सपायर होने दें, एंड यू जस्ट आर गोइंग टू पे द प्रीमियम अबाउट दैट। प्रीमियम इज द कॉस्ट फॉर परचेजिंग द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। देखिए मुफ्त में तो नहीं होगा ना, आपने अपने आप को लॉक इन कर लिया ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में। एज एन ऑप्शन होल्डर यू आर बाउंड टू पे द प्रीमियम इफ यू एक्सरसाइज दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑन स्पॉट। जो स्पॉट में अगर आपको लगे कि ये ज्यादा बेहतर जा रहा है तो आप प्रीमियम पे करके स्पॉट पे अपना एक्सरसाइज कर लें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि जो एग्रीमेंट में हमने तय किया था रेट वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है, तो आप अपने एग्रीमेंट वाले रेट को या अपनी जो कॉल ऑप्शन है आप उसको एक्सरसाइज कर लें। तो कॉल ऑप्शन को आपने एक्सरसाइज करना है या नहीं करना, दैट इंटायरली डिपेंड्स के स्पॉट रेट क्या है। अगर स्पॉट रेट ज्यादा बेहतर है तो आप स्पॉट रेट पे कर लेंगे बाय पेइंग द प्रीमियम, और अगर स्पॉट रेट बेहतर नहीं है तो यू लेट द ऑप्शन एक्सपायर। So in this case options may be more appropriate as compared to futures and forward contract, जहां पे
फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन होती है करने की कॉन्ट्रैक्ट को. सो ऑप्शंस में बी मोर अप्रोप्रिएट देन फ्यूचर्स और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सम सिचुएशंस. इंटेल कॉर्पोरेशन यूजेस ऑप्शंस टू hedge its order backlog in semiconductor. If an order is cancelled, it has the flexibility to let the option contract expire. तो आपने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट था और वो एक्सपायर हो गया, तो इफ द ऑर्डर जो अगर आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाता है तो इट हैज द फ्लेक्सिबिलिटी. ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर होने दें, खत्म होने दें. लेकिन फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि वो आपने फुलफिल या आपने उसको फॉलो करना ही करना है. दैट इज एन ऑब्लिगेशन. सो ऑप्शंस में बी अप्रोप्रिएट इन सर्टेन केसेस. जैसे कि इंटेल की मैंने आपको एग्जांपल दी, उसमें क्या होता है, दे यूजेस, और से सुने, दे यूजेस ऑप्शंस टू hedge इट्स ऑर्डर बैकलॉग इन सेमीकंडक्टर. आपने बैकलॉग के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए आपने ऑप्शंस यूज किए. अगर ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा तो इट हैज द फ्लेक्सिबिलिटी टू लेट द ऑप्शन एक्सपायर. तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को आप एक्सपायर होने दें अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है. विद अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इट वुड बी ऑब्लिगेटेड टू फुलफिल इट्स ऑब्लिगेशन इवन दो द ऑर्डर वाज कैंसिल्ड. लेकिन अगर आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर हुए थे और आपके और कमर्शियल बैंक के दरमियान एक डील हुई है और आपने एक आपस में एग्रीमेंट किया हुआ है, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू ओबे दैट. एंड बेशक आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है, ऑर्डर जो है वो कैंसिल भी हो जाता है, इवन देन यू हैव टू फुलफिल दैट. समझ में आ रहा ना? तो इवन देन यू हैव टू फुलफिल दैट, क्योंकि फॉरवर्ड के अंदर, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू दी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा जी. सेकेंड इज यूजिंग कॉल ऑप्शंस टू hedge प्रोजेक्ट बिडिंग. अब प्रोजेक्ट बिडिंग के लिए कैसे यूज होता है? यूएस बेस्ड एमएनसी दैट बिड फॉर फॉरेन प्रोजेक्ट्स में परचेज कॉल ऑप्शन टू लॉक इन द डॉलर कॉस्ट ऑफ द पोटेंशियल एक्सपेंसेस. अब अगर आपने अपने पोटेंशियल एक्सपेंसेस को भी लॉक इन करना है तो उसके लिए आप कॉल ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं टू hedge द प्रोजेक्ट बिडिंग. एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल है. Cale company is an MNC based in Fort that has bid on a project sponsored by the Canadian government. If the bid is if the bid is accepted, Cale will need approximately 500,000 Canadian dollar to purchase Canadian material and services. Basically, हमें वरी है about the expenses of the material and services. However, Cale will not know whether the bid is accepted until 3 months from now. लेकिन Cale को ये नहीं पता कि क्या bid वाकई एक्सेप्ट हो जाएगी. 3 महीने से पहले उसको नहीं पता चल सकता कि क्या bid एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी. तो रिस्क इन्वॉल्व है. In this case, it can purchase call option with a 3-month expiration date. अब इस सूरत हाल में क्या होगा कि वो अपने लिए कॉल ऑप्शन परचेज कर लेंगे with the expiration date of 3 months. क्योंकि 3 महीने में ये बात फाइनल होनी है कि क्या उनको बिड मिलेगी या नहीं मिलेगी. तो उन्हीं 3 महीने के लिए वो अपने आप को बुक कर लेंगे, अपने आप को लॉक इन कर लेंगे फॉर द प्राइस. आई एम श्योर यू आर गेटिंग माई पॉइंट. 10 कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स विल कवर द इंटायर अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एक्सपोजर. तो 500,000 कैनेडियन डॉलर के लिए अगर आप 10 कॉन्ट्रैक्ट्स ले लें ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के, तो वो फुलफिल करेंगे. इफ द बिड इज एक्सेप्टेड, Cale then can use the options to purchase the Canadian dollars needed. अगर तो bid accept हो जाती है, then Cale can use these options to purchase the Canadian dollars needed. तो वो आराम से Canadian dollars जितने उसको चाहिए हैं वो उनको कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ले लेगा. So the option contracts, the options can be used in order to purchase the Canadian dollar needed. Is that clear? So if the Canadian dollar has depreciated over time, Cale would likely let the option expire. लेकिन अगर कैनेडियन डॉलर जो है वो डिप्रिशिएट हो जाते हैं तो Cale would rather let the option expire, अपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर होने देगा. लेकिन स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि जब एक्सपायरेशन के लिए उसको अलाउ करता है तो एक्सपायरेशन के लिए भी डेफिनेटली यू नीड टू हैव सम कॉस्ट, यू नीड टू बेयर सम कॉस्ट. आपको कुछ कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है. So this is how the call options are being used to hedge project bidding. अच्छा जी, before we move on to the hedge funds, students, मैं आपको एक interesting सा phenomena बताना चाहती हूँ. How these future contracts are being traded. ये trade किस तरह हो रहे हैं. So the trading future contracts is a very interesting phenomena. थोड़ा सा मैं आपको अभी brief करूँगी and later on
व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी द चैप्टर ऑफ मैकेनिक्स ऑफ फ्यूचर मार्केट्स, तो आपको बहुत डिटेल में मैं बताऊंगी कि ये ट्रेड किस तरह होते हैं। लेकिन जस्ट टू गेट टू नो कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड कैसे होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहती हूँ। और वो इस तरह से होते हैं कि क्लाइंट जो होता है, क्लाइंट चला जाता है ब्रोकर के पास। फॉर एग्जांपल यू आर अ क्लाइंट, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज पे भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आप इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं, तो हो सकता है कि आपके पास जो है ना वो इंफॉर्मेशन या नॉलेज इतना ज्यादा नहीं है। ब्रोकर्स जो हैं उनका तो काम ही ये है कि दे टेक दिस इंफॉर्मेशन, दे प्रोसेस इट, एंड दे आर बेसिकली they act as a middleman and they bring the buyer and seller together. As a layman you might not have the enough information about that. As a layman आपके पास इतनी ज्यादा information नहीं है, आपको नहीं पता, तो यूजुअली ये होता है कि क्लाइंट जो होता है वो ब्रोकर के पास चला जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपको बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो यू डू नॉट गेट योर सेल्फ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दैट, आप किसी ब्रोकर की मदद लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि अगर आप किसी नए कंट्री में चले जाएं तो आपको वहां की साइट सीइंग के लिए यू नीड टू हैव अ ट्रेवलर गाइड। ऐसी बात है ना, आपको खुद से भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब तो विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, इंफॉर्मेशन का इतना ज्यादा फ्लो है कि दैट यू कैन हैव एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, बट स्टिल यू नीड टू हैव सम गाइडेंस अबाउट दैट। और उससे ये होता है कि आपका टाइम बहुत बच जाता है, आपकी सेविंग हो जाती है, दो यू हैव टू पे टू सम मनी टू दी ट्रेवल गाइड। तो आप साइट सीइंग के लिए जा रहे हैं किसी दूसरे मुल्क में, तो आप अपने लिए ट्रेवलर गाइड रखेंगे जो आपको बताएगा कि आपको कहाँ कहाँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्लेसेस आपके इंटरेस्ट की हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह जब आप स्टॉक एक्सचेंज में जाते हैं एंड यू डू नॉट नो दैट व्हाट टू ट्रेड, कौन से मैं स्टॉक्स लूं, कौन से मैं बेच दूं, कौन से मैं बाय करूं, कौन से खरीदूं, कौन से बेच दूं, किस पे मुझे ज्यादा प्रॉफिट होना जा रहा है, उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, आपको नहीं पता होगा। यू नीड टू टेक द हेल्प ऑफ अ ब्रोकर। ब्रोकर क्या करता है? ब्रोकर इज जस्ट लाइक अ मिडिल मैन, इट ब्रिंग्स द बायर एंड सेलर टुगेदर। और अब जब फ्यूचर्स मार्केट की बात हो रही है तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो वैसी इंफॉर्मेशन बहुत कम है, तो यू नीड टू गो टू अ ब्रोकर। ब्रोकर आपको ले जाता है शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज के ऊपर, जो बुक में एग्जांपल है। अदरवाइज जो भी एक्सचेंज फ्लो हो रहा है, इट कैन बी स्विस एक्सचेंज, इट कैन बी द ऑस्ट्रेलियन एक्सचेंज, कुछ कोई सा भी, सिंगापुर वाला भी हो सकता है, कोई भी उस फ्लोर पे आपको ले जाएगा। देन देयर इज अ ट्रेडिंग पिट वेयर you find the competitive partner. Like if you want to buy something, there must be another party who is interested to sell that particular contract. तो ब्रोकर आपको ट्रेडिंग पिट में ले जाता है जहां पे वो आपका डील करा देगा, those who are in the who are interested to buy or who are interested to sell. If you are interested to buy and there is someone who is interested to sell, तो दोनों को वो एक जगह के ऊपर उस ट्रेडिंग पिट में आपकी ट्रांजैक्शन कर देगा। Let me read it for you, students. Firms or individuals can execute orders for currency future contract by calling brokerage firm that serve as intermediaries. जैसे कि स्टूडेंट मैं आपको बता रही थी कि इंटरमीडिएरीज के तौर पे ये ब्रोकर्स आपके एक्ट करेंगे। The order to buy or sell a currency future contract for a specific currency and a specific settlement date is communicated to the brokerage firm. तो जो भी आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट बाय या सेल करना है, the currency future contract for a specified currency and for a specified settlement date, it is communicated to the brokerage firm. जिसमें भी आप इंटरेस्टेड है आप वो अपने ब्रोकरेज फर्म को इंटीमेट कर देंगे, which in turn communicates the order to the exchange, which in turn communicates the order to exchange. जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपका ऑर्डर है, उसको कम्युनिकेट कर दिया जाता है टू दी प्रॉपर एक्सचेंज। एंड एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज वो ट्रेडिंग फ्लोर है जहां पे ये ट्रांजैक्शंस होती हैं, लाइक जहां पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एक्चुअली हो रहे हैं। अ फ्लोर ब्रोकर एट द exchange who specializes in that type of currency future contract stands at a specific spot at the trading pit where that type of contract is traded and attempts to find a counterparty to fulfill the order. तो वो काउंटर पार्टी को तलाश करता है, ढूंढता है, सर्च करता है, विच इज गोइंग टू बी टू हैव द कंपैटिबल पोजीशन. लाइक इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय लेट्स से 10 कॉन्ट्रैक्ट्स and someone else is also interested to sell 10 contracts, the broker will bring them together. For example,
If an MNC wants to purchase a Mexican peso future contract with a December settlement date, the floor broker assigned to execute this order will look for another floor broker who has an order to sell a Mexican peso future contract with a December settlement date. तो अगर आप परचेज करना चाहते थे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विद द डिसम्बर सेटलमेंट डेट, तो आपका जो ब्रोकर है वो उस तरह वो ऐसे ब्रोकर को ढूंढेगा जिसके पास ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो हु इज इंटरेस्टेड टू सेल दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट विद दैट सेटलमेंट डेट. इसी तरह अगर आप सेलिंग में इंटरेस्टेड हैं तो द ब्रोकर विल फाइंड आउट समवन हु इज इंटरेस्टेड टू बाय, लेकिन वो डायरेक्ट क्लाइंट को नहीं देखा बल्कि डायरेक्ट ब्रोकर को देखा. ब्रोकर के साथ ही यूजुअली डीलिंग हो रही थी और ब्रोकर इंडिविजुअल्स के साथ भी डीलिंग करते हैं. ट्रेडिंग ऑन द फ्लोर in the trading pits of CME takes place from 7:20 a.m. to 2 p.m. Chicago time, Monday through Friday. Monday से लेके Friday तक उनका जो टाइमिंग्स हैं ऑफिशियल टाइमिंग्स फॉर ट्रेडिंग दैट स्टार्ट्स एट 7:20 a.m. to 2 p.m. आफ्टरनून में. Currency future contracts can also be traded on CME's automated order entry and matching system called Globex, which typically is open 23 hours per day, closed from 4 p.m. to 5 p.m. जो कि 23 hours के लिए खुला होता है. यह एक आपका ऑटोमेटेड सिस्टम है which is open for 23 hours per day and it is closed from 4 p.m. to 5 p.m. The Globex system matches buyer and seller order for each type of currency future contracts. The E-mini futures for some currencies are also traded on the Globex system. They specify half the number of units of standard future contracts. अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती चलूँ. There are two types of brokers. One is full service broker and another one is the discount brokers. Who is the full service broker and who is the discount broker? Normally ये होता है अगर तो आप अवेल करना चाह रहे हैं फुल फैसिलिटीज राइट स्टार्टिंग फ्रॉम द चॉइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टिल द एंड, then you might need to have the services of a full service broker. जैसा कि नाम से जाहिर है वो आपको full service provide करेगा starting from the choice of the future contract until the future contract की settlement तक के सारे जितने भी steps हैं वो आपको खुद से follow कराएगा. That is called the full service broker. Then there is another broker which is called the discount broker. Who is the discount broker? Discount broker वो होगा जो आपको हाफ सर्विसेज देगा. लाइक कुछ सर्विसेज आप अपने ओन पे करेंगे और बाकी सर्विसेज जो है वो आपको वो प्रोवाइड करेगा. क्या होता है व्हेन अ पार्टिसिपेंट इन द करेंसी फ्यूचर मार्केट टेक्स अ पोजीशन दे नीड टू एस्टैब्लिश एन इनिशियल मार्जिन. जब कोई पार्टिसिपेंट करेंसी फ्यूचर मार्केट में एंटर होना चाहता है तो उसको एक अमाउंट पे करनी पड़ती है, क्योंकि आप एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करने जा रहे हो. तो एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करने के लिए you have to deposit some initial amount. उस initial amount को हम कहते हैं initial margin. क्या कहते हैं? Initial margin. Initial margin जमा कराता है which may represent as little as 10% of the contract value. बहुत छोटी सी अमाउंट है, लेकिन जस्ट जैसे अकाउंट ओपन कराते हैं ना, तो आप किसी बैंक चले जाएं, आपने अकाउंट ओपन कराना है, आप कहते हैं मैंने अकाउंट ओपन कराना है, बैंक वाला आपको एक फॉर्म देता है, साथ कहता है एक अपनी तस्वीर दे दें और एक ID कार्ड की कॉपी दे दें और साथ कहता है कि 1000 रुपीज जमा कर दें. आप कहेंगे अच्छा 1000 रुपीज जमा कर दें. 1000 रुपीज जो है बेसिकली दैट इज द इनिशियल मार्जिन. सिमिलरली आप इसी एग्जांपल को लेके चलें अपने ये ट्रेडिंग फ्लोर पे. फ्यूचर पोजीशन लेना चाहते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए जाते हैं आप एक्सचेंज के ऊपर. लेट्स से आप शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज पे चले गए, उसने आपको कहा कितने कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, आपने कहा 10 चाहिए. उसने कहा 10% इनका जमा करा दें एज योर इनिशियल मार्जिन. ओनली देन यू आर एबल टू बाय दीज कॉन्ट्रैक्ट्स. गेटिंग माय पॉइंट. तो जिस तरह बैंक्स वालों की रिक्वायरमेंट होती है कि आप अपने बैंक में कुछ बैलेंस एज अ कंपनसेटिंग बैलेंस छोड़ दें, लाइक आप मिनिमम 1000 आपने छोड़ना है, उसके बगैर आपका अकाउंट ऑपरेट नहीं करेगा. बिल्कुल ऐसे ही जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आप एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग के लिए स्टार्ट करना चाहते हैं तो यू नीड टू हैव सम मिनिमम अमाउंट डिपॉजिटेड इन द अकाउंट. That minimum amount is called the initial margin, right? When participants in the currency futures market take a position, they need to establish an initial margin, जैसे कि मैंने आपको बताया, which may represent as little as 10% of the contract value.
तो ये बहुत कम सी अमाउंट होती है, छोटी सी अमाउंट है, विच माइट बी एज लो एज 10%, राइट। The margin required is in the form of cash for small investors or treasury securities for institutional investors. ये जो मार्जिन है ये आप कैश में भी जमा करा सकते हैं इफ यू आर अ स्मॉल इन्वेस्टर, एंड आप उसको इस इनिशियल मार्जिन को इन द फॉर्म ऑफ ट्रेजरी सिक्योरिटीज भी जमा करा सकते हैं इफ यू आर बिग इन्वेस्टर, लाइक इफ यू आर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, आप एज अ बैंक करना चाह रहे हैं या एज सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आप जो है वो अपनी पोजीशन लेना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में यू में डिपॉजिट सम ट्रेजरी सिक्योरिटीज। व्हाट आर द ट्रेजरी सिक्योरिटीज? ट्रेजरी सिक्योरिटीज स्टूडेंट्स होती हैं आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं? दे आर बेसिकली द रिस्क फ्री सिक्योरिटीज which have got the relatively low interest rate, but they are much safer for the investment purpose. Like अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर दें तो आप फ्री हैं, फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ रिस्क हैं, क्योंकि इसका डिफॉल्ट रिस्क बहुत कम होता है। व्हाट इज मेंट बाय द डिफॉल्ट रिस्क? कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फेल होने के चांसेस बहुत कम है। फेल होने के चांसेस का मतलब है कि उसके डिफॉल्ट करने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि डिफॉल्ट करने से मतलब यह है कि ऐसा कभी नहीं होता, जैसे कॉर्पोरेशंस के डिफॉल्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन ट्रेजरी सिक्योरिटीज के डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम होंगे। सो इफ यू आर इन्वेस्टिंग, जो इनिशियल मार्जिन है उसको जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो कैश में जमा करा देंगे, और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, वो ट्रेजरी सिक्योरिटीज की फॉर्म में जमा कराएंगे, क्योंकि वो भी एक सेफ है, जैसे बिल्कुल ऐसी जैसे आप चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं या आप कैश में पेमेंट करते हैं। The margin required in the form of cash for small investors or treasury securities for the institutional investors, same thing. In addition to the initial margin, participants are subject to a variation margin. अच्छा, इनिशियल मार्जिन के अलावा जो पार्टिसिपेंट्स को एक और अमाउंट भी पे करनी पड़ती है, उसका नाम है वेरिएशन मार्जिन। वेरिएशन मार्जिन क्या है? विच इज इंटेंडेड टू एक्यूमुलेट अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड टू बैक द फ्यूचर पोजीशन। कभी कभी होता है ना, उस लेवल से गिर जाता है, जैसे मैंने आपको कहा कि अकाउंट के अंदर आपको बैंक ने कह दिया कि 1000 मिनिमम बैलेंस होना चाहिए, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि आपका 900 रह गया, तो आपने 100 रुपीज मोर जमा कराना है, तो आपको बैंक वाले कॉल कर देंगे कि यू नीड टू डिपॉजिट 100 रुपी इनटू योर अकाउंट टू गेट इट ऑपरेटिव। इसी तरह फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में भी अगर इनिशियल मार्जिन उससे मिनिमम अमाउंट से नीचे आ जाता है तो वेरिएशन मार्जिन आपने जमा कराना होता है, और नॉर्मली ये ब्रोकर आपके लिए करता है, आप खुद नहीं करते, ब्रोकर आपको मार्जिन कॉल देता है और आप उसको डिपॉजिट करवाते हो। तो फुल सर्विस ब्रोकर्स टिपिकली चार्ज अ कमीशन ऑफ अबाउट 50 फॉर अ राउंड ट्रिप ट्रेड इन द करेंसी फ्यूचर्स। राउंड ट्रिप का मतलब होता है कि पूरा जो सर्कल है, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द बाइंग टिल द सेटलमेंट डेट, while these discount brokers charge a commission of about $0.20. Some internet brokers also trade currency futures. तो students ये है, it is about the how these future contracts are being traded. Next thing which we are going to discuss is about the hedge funds. अब hedge funds क्या होते हैं and how they are being used. कभी नाम सुना स्टूडेंट्स आपने म्यूचुअल फंड का? जरूर सुना होगा, यू आर अ फाइनेंस स्पेशलाइजेशन स्टूडेंट्स। म्यूचुअल फंड्स आपके होते हैं बेसिकली ये आपका एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंटरमीडियरी है, विच टेक्स द मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स एंड देन दे मेक देयर ओन पोर्टफोलियोज, और फिर उन पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट करते हैं, वहां से जो रिटर्न आएगा उसका प्रोपोर्शन डिस्ट्रीब्यूट होता है टू द इन्वेस्टर्स। बेसिकली जो हेज फंड्स हैं, हम हेज फंड्स और म्यूचुअल फंड्स को साथ साथ कंट्रास्ट में पढ़ेंगे, सो दैट वी गेट टू नो के व्हाट दे आर एक्चुअली। Hedge funds are not subject to the same rules as the mutual funds and cannot offer their securities publicly. जिस तरह म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो अपनी सिक्योरिटीज को पब्लिकली ऑफर कर सकता है, हेज फंड्स अपने सिक्योरिटीज को पब्लिकली ऑफर नहीं कर सकता। म्यूचुअल फंड्स मस्ट डिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, मेक्स शेयर रिडीमेबल एट एनी टाइम, लिमिट यूज ऑफ लेवरेज, दे टेक नो शॉर्ट पोजीशंस। हम कंट्रास्ट में पढ़े हैं कि म्यूचुअल फंड में और हेज फंड में क्या फर्क है। म्यूचुअल फंड्स जो हैं उनको ये एक पाबंदी है कि दे मस्ट डिस्क्लोज देयर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, लाइक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को उन्होंने डिस्क्लोज करना है कि हाउ दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट मनी इन डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटीज। म्यूचुअल फंड्स की ये एक कंपल्शन है, राइट। देन दे मेक शेयर रिडीमेबल एट एनी टाइम, वो अपने शेयर्स को किसी भी टाइम पे रिडीमेबल करना चाहते हैं।
they make the limited usage of leverage. What is leverage? Leverage का पता है आपको? Leverage is basically the use of debt financing. तो लिमिट द यूज ऑफ लेवरेज का मतलब यह है कि म्यूचुअल फंड्स कोशिश ये करेंगे कि दे आर गोइंग टू लिमिट द यूज ऑफ लेवरेज, लाइक डेट फाइनेंसिंग को वो कम से कम करेंगे. व्हाट इज डेट फाइनेंसिंग? देयर आर टू टाइप ऑफ फाइनेंसिंग फॉर अ बिजनेस. आई एम श्योर यू मस्ट नो दैट देयर इज वन डेट फाइनेंसिंग एंड नंबर 2 इज द इक्विटी फाइनेंसिंग. डेट फाइनेंसिंग की लिमिटेशन ये होती है कि you end up paying the regular amount of interest to the debt holder, to the debt issuer, sorry. अगर आपने डेट लिया हुआ है तो आपको उसकी रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स पे करनी पड़ती हैं along with the principal to whom the debt has been issued. Though it has got some tax saving, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में आपको अपने लेवरेज के यूज को मिनिमाइज करना है या you make the use of you limit the use of leverage. Then mutual funds must take no short positions. Like selling वाली जो है ना positions वो नहीं ले सकते म्यूचुअल फंड्स वाले. Hedge funds are not subject to these constraints. Hedge funds जो हैं they are relatively more flexible and more oriented towards the fulfilling the needs of its customers, because ये जितनी पाबंदियां म्यूचुअल फंड्स के ऊपर हैं उतनी पाबंदियां hedge funds के ऊपर नहीं हैं. Hedge funds used complex trading strategies, are big users of derivatives for hedging, speculation and arbitrage. तो hedge funds जो हैं they might use the complex strategies, trading strategies, and they are big users of the derivatives. और ये डेरिवेटिव्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड्स वाले लोग इतना ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करते. मैं आपको यहाँ से पढ़ के सुनाती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग एविडेंस. hedge funds have become major users of derivatives for hedging, speculation and arbitrage. तो hedge fund जो है वो किसको यूज कर रहा है? hedge fund जो है वो यूजर है डेरिवेटिव का, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि hedge fund क्यों है. म्यूचुअल फंड के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता है इससे पहले भी. म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? तो म्यूचुअल फंड्स जैसे कि नाम से जाहिर है कि म्यूचुअल का मतलब होता है इकट्ठा, तो बहुत सारे लोगों का वो फंड है जिसके अंदर बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट होती है. लेकिन हेज फंड जो है दे आर टिपिकली द यूजर्स ऑफ डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव्स क्या है? ये आपके फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एंड दे यूज इट फॉर हेजिंग पर्पस, फॉर स्पेकुलेशन एंड फॉर आर्बिट्राज. सो हेज फंड्स जो है वो यूज करते हैं किसको? डेरिवेटिव सिक्योरिटीज को. फॉर व्हाट? तीन ही पर्पस हैं: हेजिंग, नंबर 2 स्पेकुलेशन, नंबर 3 arbitrage. A hedge fund is similar to a mutual fund in that it invests funds on behalf of client. अब दोनों में कुछ similarities भी हैं और दोनों में कुछ differences भी हैं. Similarities ये हैं कि जिस तरह म्यूचुअल फंड जो है वो लोगों के क्लाइंट से पैसा लेके उसको इन्वेस्ट करता है, इसी तरह हेज फंड भी क्लाइंट्स का पैसा लेके उसको इन्वेस्ट करता है. However, unlike mutual funds, hedge funds are not required to register under US Federal Securities Law. Unlike mutual fund, hedge fund को register नहीं करना पड़ता या उसकी ऐसी कोई requirement नहीं है. This is because they accept funds only from the financially sophisticated individuals and do not publicly offer their securities. उसकी वजह रजिस्टर ना करने की वजह यह है कि सिर्फ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो हेज फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, इसलिए उनको जरूरत नहीं है कि वो अपने आप को रजिस्टर कराएं क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खुद से रजिस्टर्ड हैं. म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू रेगुलेशंस रिक्वायरिंग दैट शेयर्स इन द फंड बी फेयरली प्राइस्ड, दैट द शेयर्स बी रिडीमेबल एट एनी टाइम एंड द इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज मस्ट बी डिस्क्लोज्ड, जो कि आपको पॉइंट्स सामने स्लाइड में नजर आ रहे हैं. That the use of leverage be limited, that no short positions are taking and so on. Hedge funds are relatively free of these regulations. लेकिन hedge funds के पास ये flexibility है that they do not have such kind of restrictions, right? This gives them a great deal of freedom to develop sophisticated, unconventional and प्रोप्राइटरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी. अब ये जो फ्रीडम है उनके पास, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है एज कम्पेयर टू द म्यूचुअल फंड, इसमें इस फ्रीडम को एंजॉय करते हुए दे कैन गेट देमसेल्फ इन्वॉल्व इन द सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज. द फी चार्ज्ड बाय हेज फंड्स मैनेजर्स आर डिपेंडेंट ऑन द फंड्स परफॉर्मेंस एंड आर रिलेटिवली हाई, typically 1 to 2% of the amount invested plus 20% of the profit. Hedge funds have grown in popularity with about 1 trillion being invested throughout the world for the clients in 2004.
The investment strategy followed by a hedge fund manager often involve using derivative to set up a speculative or arbitrage position. तो hedge fund क्या करता है? Hedge fund is basically specialized in taking certain speculative and hedging positions. Once the strategy has been defined, the hedge manager must number one, जब एक दफा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अनाउंस कर दें तो क्या करता है? The hedge fund manager को क्या करना चाहिए? नंबर वन, इवेल्युएट द रिस्क टू विच द फंड इज एक्सपोज्ड. सबसे पहले तो ये कि उस रिस्क को इवेल्युएट करे जिस पे फंड एक्सपोज्ड है, राइट. देन डिसाइड विच रिस्क आर एक्सेप्टेबल एंड विच विल बी हेज्ड. तो हेजिंग के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहले आप ये आइडेंटिफाई कर लो कि कौन कौन से रिस्क हैं, फिर उन रिस्क में से कौन से रिस्क विच आर एक्सेप्टेबल एंड विच विल बी हेज्ड. सो डिसाइड विच रिस्क आर एक्सेप्टेबल एंड विच विल बी हेज्ड. तो कौन से रिस्क जो हैं विच आर एक्सेप्टेबल एंड विच आर टू बी हेज्ड. डिवाइस स्ट्रेटजीज यूजिंग इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स टू हेज द अनएक्सेप्टेबल रिस्क. जो एक्सेप्टेबल रिस्क हैं वो तो आप छोड़ दें, जो अनएक्सेप्टेबल रिस्क हैं उसके लिए आप डेरिवेटिव सिक्योरिटीज को यूज करें. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम एग्जांपल्स of the labels used for the hedge funds together with the trading facilities. Number one is convertible arbitrage. Convertible arbitrage, let me write it for you so that it becomes more clear. Okay, let me give you some examples of the hedging strategies. Some examples. Of the labels used for hedge funds together with the trading strategies followed. Number one is convertible arbitrage. What is convertible arbitrage? Basically, the convertible arbitrage is to taking a long position in the convertible bond combined with an actively managed short position in the underlying equity. So it is, आपने इसको ट्रेडिंग जो स्ट्रेटजीज है ना आपकी बाइंग एंड सेलिंग की, आपने उसके साथ उसको मिक्स कर दिया. जैसे हमारी ट्रेडिशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज क्या हैं? बॉन्ड्स में हम इन्वेस्ट करते हैं, हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हेज फंड के साथ आप एक कन्वर्टेबल आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी बना लेंगे. कैसे? यू आर गोइंग टू टेक अ लॉन्ग पोजीशन. टेकिंग अ लॉन्ग पोजीशन इज बेसिकली द डेरिवेटिव इन अ कन्वर्टेबल बॉन्ड. कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या है? ट्रेडिंग स्ट्रेटजी. कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या होता है? दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ स्टॉक आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम की पीरियड. लेट्स से 5 साल के बाद या 10 साल के बाद it is going to ultimately convert into a stock. So a convertible bond combined with an actively managed short position in the underlying equity. So long position in the convertible bond combined with an actively managed short position in the underlying equity. एक और position आपको मैं बताती हूँ, that is emerging markets. इसमें आप क्या करते हैं? Invest in the debt and equities of the companies in the developing or the emerging countries and in the debt of the countries themselves. आप emerging markets में के debt और equity market के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो. सो यू इन्वेस्ट इन डेट एंड इक्विटी ऑफ कंपनीज इन डेवलपिंग और emerging countries so you invest in the debt and equity companies
इन डेवलपिंग और इमर्जिंग कंट्रीज। तो स्टूडेंट्स ये कुछ हमने एग्जांपल्स आपको बताएं जो हेज फंड टुगेदर विद द ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के साथ मिल के यूज करता है फॉर एम्प्लॉइंग द गुड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। हमने आज बहुत सारी चीजें की जस्ट टू हैव अ ब्रीफ ओवरव्यू। हमने ये देखा कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ये किस तरह से यूज हो रहे हैं for the purpose of hedging and for the purpose of speculation, and how they are being used by the multinational companies, especially for the payables and for the receivables. So receivables को hedge करने के लिए और payables को hedge करने के लिए दोनों किस तरह से यूज हो रहे हैं। हमने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को भी देखा कि वो किस तरह से यूज हो रहे हैं, और हमने ये भी सिनेरियो एनालाइज किया कि प्रोजेक्ट बिडिंग के हवाले से आप अपने आप को किस तरह से सेफगार्ड कर सकते हैं। थोड़ी सी मैंने आपसे बात की थी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरह से ट्रेड होते हैं, और आपसे फुल सर्विस और डिस्काउंट ब्रोकर के हवाले से मैंने आपसे बात की थी कि वो किस तरह आपको हेल्प आउट करते हैं फॉर डूइंग दैट। और उसी में हमने ये भी साथ पढ़ा कि इनिशियल मार्जिन्स रिक्वायर्ड होते हैं व्हाइल यू वांट टू टेक अ पोजीशन ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन द एक्सचेंज, और साथ ही साथ इनिशियल मार्जिन के साथ वेरिएशन मार्जिन भी रिक्वायर्ड होता है समटाइम्स अगर वो अमाउंट जो है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट से नीचे चले जाए। देन वी टॉक्ड अबाउट द म्यूचुअल फंड्स एंड हेज फंड्स, और म्यूचुअल फंड्स और हेज फंड से रिलेटेड हमने दोनों के हमने कंपैरिजंस पढ़े, दोनों के डिफरेंसेस पढ़े, उनमें सिमिलैरिटीज क्या है और उनमें डिफरेंस क्या है। और हमने ये देखा कि हेज फंड्स जो हैं वो यूजर्स ऑफ डेरिवेटिव्स हैं फॉर द पर्पज ऑफ हेजिंग, स्पेकुलेशन एंड आर्बिट्राज, सो दे आर बीइंग लार्जली यूज्ड। इनके पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स की रेगुलेशंस ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू दी हेज फंड। सो जो हेज फंड्स हैं वो कंबाइन करके ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के साथ कंबाइन करके दे कैन बी यूज्ड फॉर सेफ गार्डिंग द इन्वेस्टमेंट एज एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी भी यूज कर सकते हैं। मैंने आपको स्टेप्स भी बताए कि हाउ रिस्क कैन बी क्वांटिफाइड, हाउ रिस्क कैन बी एनालाइज्ड, और फिर उसके अंदर जो आपका अनअवॉइडेबल जो रिस्क है आप उसको देखेंगे और आप उसको हेज फंड के जरिए से यू आर गोइंग टू इवैल्यूएट इट एंड देन यू आर गोइंग टू एड्रेस दैट। So dear students, this was all about today's lecture. Hope you have enjoyed and fully understood what I used to explain and what I used to deliver. Hopefully if you are going to have a look at the chapter again, you will have the revision of all those concepts. It is equally important. Thank you very much for your patience. See you next time. Allah Hafiz.